नमस्कार। इस सीरीज का मॉड्यूल 5 है प्रेसिडेंसी बैंक्स एंड राइज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके साथ इंडिया में मॉडर्न और वेस्टर्न स्टाइल जो बैंकिंग है उसकी शुरुआत हुई। इंडिजिनस बैंकिंग के पैरेलल में 18th सेंचुरी के करीब करीब एंड से जॉइंट स्टॉक बैंक्स, फॉर्मल बैलेंस शीट्स, ब्रांच बैंकिंग और गवर्नमेंट लिंक्ड फाइनेंसिस, ये सब सारी चीज़ें भारत की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें इमर्ज होने लगे। ठीक है, इस पीरियड के अंदर 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें से अर्ली यूरोपियन बैंक्स जो है वो इंडिया में आए, प्रेसिडेंसी बैंक्स बने और कुछ इंडियन मैनेज्ड जो बैंक्स हैं वो बने। तो इन सारी चीज़ों से जो है क्या फ़र्क पड़ा, ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल में हमारे समझने के लिए है। जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया। तो जो आधुनिक बैंकिंग थी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो मॉडर्न बैंकिंग है जो शुरुआत हुई वो हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान से 1770 यानी 1770 से। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ये एक यूरोपियन मैनेज्ड जॉइंट स्टॉक बैंक था। ठीक है, इसने फॉर्मल डिपॉजिट्स, लैंडिंग और ट्रेड फाइनेंस के जो काम है उनको इंट्रोड्यूस किया और ये 1832 तक चला, 1832 तक चला और उसके बाद में ये बंद हो गया। लेकिन इसने जो है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग है उसका पहला चैप्टर जो है यहीं से शुरू होता है। तो जो शुरुआत होती है मॉडर्न बैंकिंग की वो 1770 से है। उसके बाद में बैंक ऑफ हिंदुस्तान शुरू हुआ कलकत्ता में और इसने जो है जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस है उसकी जगह यहाँ पे ये आया जॉइंट स्टॉक बैंकिंग का सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है व्हाई डिड अर्ली यूरोपियन बैंक्स फेल इन इंडिया। अब यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद में कुछ यूरोपियन बैंक्स और आए थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है उनमें से वो फेल हो गए थे। तो जो अर्ली बैंक्स है जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जो 1786 में आया था। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786, ये भी फेल हो गया था। इसके अलावा कुछ और बैंक थे वो भी फेल हो गए थे। ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इनका नहीं हो पाया था और उसकी जो वजहें थी, जो कारण थे, उनमें से एक था लिमिटेड कैपिटल बेस। ठीक है, दूसरा इनका जो रिस्क मैनेजमेंट था वो काफ़ी कमज़ोर था और तीसरा सडन बैंक रन्स। ठीक है, तो ये जो है अचानक से जो है बैंक के ओनर्स का या किसी का कुछ फेलियर हो गया जिसकी वजह से, तो ये इनके जो फेल होने के जो मेजर कारण थे वो थे। इसके अलावा एक बड़ा कारण था कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो एब्सेंट था। ठीक है, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन एज सच नहीं था क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ठीक है, और इससे जो है डिपॉजिटर प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल पाई और जो भारत के जो लोग थे वो इन बैंकों पे कभी भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, तो इन सब बैंक्स का जो कोलैप्स होने का कारण ये सब थे। ठीक है, तो कैपिटल उनकी मेन प्रॉब्लम थी, कुछ भाग गए वो जिसकी वजह से सडन कोलैप्सेस हुए और मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ रेगुलेशन ये इनके कारण थे। ठीक है, तीसरी बात इसमें है व्हाट वर द प्रेसिडेंसी बैंक्स एंड व्हाई वर दे एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे शुरुआत होती है प्रेसिडेंसी बैंक्स की। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी बैंक जो है उनकी शुरुआत जब हुई भारत में तो वो कैसे हुई, तो बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एस्टेब्लिश किए गए 3 बड़े बैंक थे। ठीक है, जो 3 प्रेसिडेंसी रीजन्स में लॉन्च किए गए थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, उस वक्त भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, इनमें से बंगाल का पहला आया था, बॉम्बे और मद्रास के बाद में आए थे। अब ये जो बैंक थे इनका जो प्राइमरी रोल था वो था कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसको बैंकिंग सपोर्ट देना और उनका जो ट्रेड है उसको फाइनेंस करना। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसका मतलब हो गया कंपनी की गवर्नमेंट, कंपनी की जो सरकार थी उसको हेल्प करते थे ये। ठीक है, और ये कॉलोनियल जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट जो है उसमें काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो मेनली जो है कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी कंपनी की उन्हीं के ऊपर फोकस थे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे,
गवर्नमेंट बैंकिंग इनका काम था। गवर्नमेंट का सेंस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही ये तीनों बैंक स्टेब्लिश किए थे। अब यहाँ पे जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक है वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो ये था पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, ओरिजिनली जो है इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। 1806 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता कब शुरू हुआ था? ये 1806 में। बाद में इसका जो नाम है 3 साल बाद में इसका नाम बदला 1809 में, और इसका नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बंगाल जो है वो ओरिजिनली बैंक ऑफ कलकत्ता था। 1806 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1809 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। ये इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था, और जो ब्रिटिश इंडिया है उसका सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंक जो है 19th सेंचुरी में ये बना। इस बैंक ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट जो रोल होते हैं वो प्ले किया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ, जैसा कि हमको सबको पता है कि जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे वो 3 थे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे ये कंपनी की ही जो फाइनेंशियल नीड्स है उन्हीं को सर्व करते थे, और इन्हीं का जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स जो होती थी उन्हीं को, और जो ट्रेड फाइनेंस होता था उन्हीं का ये काम करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है व्हाट वर द अदर 2 प्रेसिडेंसी बैंक्स। अब जो 2 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे वो थे बॉम्बे और मद्रास, और इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो करीब 34-35 साल बाद में, 34 ईयर्स के बाद में 1840s में हुआ था। ठीक है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो है ये शुरू हुआ था 1840 में, 1840 में, और जो बैंक ऑफ मद्रास था ये इसके कुछ साल बाद में 1843 में शुरू हुआ था, 1843 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 बैंक बने। 1806 से ये शुरू हुआ बैंक ऑफ बंगाल से, बैंक ऑफ कलकत्ता से 1806। उसके 34 ईयर्स बाद में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे बना, और उसके 3 साल बाद में बैंक ऑफ मद्रास बना। इनका जो ऑर्डर है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बने, और ये तीनों बैंक जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है उन्हीं के लिए, और जो कंपनी के जो फाइनेंस है उन्हीं की जो उसी की बैकबोन ये बने। इनका जो रोल था वो इन्होंने ट्रेड रेवेन्यू के कलेक्शन को फैसिलिटेशन करना, और जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है, मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया की, उसकी नींव जो है इन बैंक्स के साथ में रखी गई थी, और मॉडर्न बैंकिंग का जो डेवलपमेंट है इन प्रेसिडेंसी बैंक्स के साथ में इंडिया में हुआ था। ठीक है, अब अगली बात है इसमें व्हाट स्पेशल प्रिविलेजेस डिड प्रेसिडेंसी बैंक्स एंजॉय। अब देखिए, ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे इनको इनिशियली तो जो है करेंसी इशू करने का राइट था। ठीक है, ये शुरू में करेंसी इशू करते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि पेपर करेंसी एक्ट आ गया 1861 में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं उनको पेपर करेंसी इशू करने का राइट था? तो शुरू में था, यस, लेकिन बाद में फिर 1861 में इनका जो वो राइट है वो इनसे ले लिया गया था। अब वो कैसे हुआ था कि 1843 में लास्ट प्रेसिडेंसी बैंक बना मद्रास। 1857 में भारत में जो है म्यूटनी हो गई। उसके बाद में एक बार को लगा कि अंग्रेजी सरकार गई, लेकिन ये म्यूटनी को सप्रेस कर दिया गया, और 1858 में कंपनी जो है उसकी गवर्नमेंट को, कंपनी के जो जो गवर्नमेंट फंक्शन था वो उसको हटा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और भारत की जो गवर्नमेंट है वो सीधी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। अब जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद में धीरे धीरे जो रेगुलेटरी, लीगल और स्टैट्यूटरी जो चेंजेस होने थे वो होने लगे, ताकि जो जो गवर्नमेंट है वो सीधा वहाँ ब्रिटिश जो क्राउन है वहाँ से हैंडल की जा सके। उस सीरीज के अंदर 1861 जो है उसमें पेपर करेंसी एक्ट जो है वो लागू किया गया था, और उसके बाद में जो प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं इनके जो काम है वो सिर्फ कमर्शियल रह गए थे। पेपर करेंसी की जो पावर है वो इनसे
ले ली गई थी। ठीक है, तो जो करेंसी का जो इशू करना है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था इस पेपर करेंसी एक्ट 1861 के बाद में। आज तक वो वही है। आज भी भारत की जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पेपर करेंसी वही रिलीज करता है। ठीक है, और यहाँ से प्रेसिडेंसी बैंक जो है उनका जो रोल है वो लिमिटेड टू कमर्शियल और गवर्नमेंट बैंकिंग का रह गया। ठीक है, अब इससे हुआ ये कि जो मॉनेटरी सिस्टम था वो ज़्यादा एफिशिएंट और कंट्रोल्ड हो गया, और जो प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं उनका फंक्शन बदल गया। अब वो सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करने लगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का है, व्हाट प्रिविलेज डिड प्रेसिडेंसी बैंक्स इनिशियली पजेस। तो यहाँ पे करेंसी इशुएंस जो है ये आपका प्रिविलेजेस के अंदर आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात है, हु वर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रेसिडेंसी बैंक्स। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत की जनता थी उनका इन प्रेसिडेंसी बैंक्स से कोई ज़्यादा लेना देना ऐसा था नहीं। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ये मेनली ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उन्हीं को सर्व करते थे। जैसे कि उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ट्रेड था उसको, उस वक्त जो एक्सपोर्ट होता था, ब्रिटिश एक्सपोर्ट होता था भारत से, उसमें कॉटन, ओपियम, इंडिगो, इस टाइप की जो कमोडिटीज़ थी उनको उसको फाइनेंस करना, ट्रेड फाइनेंस करना। जो इंडियन एग्रीकल्चर और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको खास कोई ऐसा बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला था, उनको इग्नोर्ड ही रखा गया। और बैंकिंग का जो एक्सेस है वो सोशली टोटली अनइवन बना रहा। इन बैंक्स की वजह से भारत में जो सोशल बैंकिंग एक्सेस है उस पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एज सच इनका कोई रोल नहीं रहा, बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है इंडिया का, उसमें इनका कुछ ना कुछ रोल रहा। ठीक है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो है उनको फाइनेंशियल ग्रुप का इंक्लूजन जो है वो कभी भी इन बैंक से नहीं मिला। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसी बैंक्स है उनका अगर रोल पूछे इकोनॉमी के अंदर तो एज सच भारतीय इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं था। प्राइमरीली ये ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए ही बने थे और उन्हीं को ये फायदा कर रहे थे। उनका जो ट्रेड फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट जो काम है वो कर रहे थे। ठीक है, कॉटन, इंडिगो, ओपियम, इस तरह के जो एक्सपोर्ट होते थे उसमें फाइनेंसिंग और ये जो पैसे की जो सुविधा का जो लेना देना था वो सब इसमें होता था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हु प्राइमरीली बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी बैंक्स इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात है, हाउ डिड इंडियन मैनेज्ड बैंक्स इमर्ज इन द लेट 19th सेंचुरी। अब वो जो लेट 19th सेंचुरी का टाइम था वो स्वदेशी जागरण का टाइम था। स्वदेशी मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे, नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो है इंडिया में स्टार्ट हो गए थे। तो लेट 19th सेंचुरी में जो इंडियन बिजनेसमैन और नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने जो है सोचा कि इंडियन रन बैंक अगर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चलेंगे और वो हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से जो है कंसीडर कर सकेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इंडियन रन बैंक स्टार्ट किए। स्वदेशी मूवमेंट जो है उसकी वजह से इंडिजिनस एंटरप्राइज जो प्राइजेस होते हैं उनका भी प्रमोशन हो रहा था। ठीक है, और जो इंडियन कॉमर्स और पब्लिक है, ठीक है, उसको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए धीरे धीरे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बैंक से स्टार्ट किए, और इस प्रकार से जो है भारतीयों के द्वारा आउन बिजनेस जो है, बैंकिंग बिजनेस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, विच बैंक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन रन जॉइंट स्टॉक बैंक। अब यहाँ पे जो पहली बार जो बैंक जो भारतीयों के द्वारा रन था लेकिन जॉइंट स्टॉक था वो था बैंक ऑफ इलाहाबाद, जो स्टार्ट हुआ 1865 में। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक जो है 1865 का ये शुरू किया गया था यूरोपियन ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में फुल्ली इंडियन मैनेज्ड बैंक हो गया था। ठीक है, इसमें जो इंडियन पार्टिसिपेशन है वो मॉडर्न बैंकिंग का सबसे जो शुरुआती दौर है वो माना जाता है। ये बैंक आज भी एक्टिव है। इस बैंक ने भारत का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ग्रोथ है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और मॉडर्न बैंकिंग हिस्ट्री में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो जो भारतीयों का जो मैनेजमेंट शुरू हुआ वो शुरू हुआ कहाँ से, बैंक ऑफ इलाहाबाद से 1865 से। इसका जो बेस था वो इलाहाबाद में था, प्रयागराज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रांजिशन क्या हुआ था कि शुरुआत की गई थी यूरोपियंस के द्वारा और धीरे धीरे ये मैनेज करने लगा किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये इंडियन मैनेज्ड बैंक जो है बना था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आएगा, विच इज द फर्स्ट इंडियन रन
जॉइंट स्टॉक बैंक, अगर ये पूछा जाता है तो इसका आंसर जो है इलाहाबाद बैंक इसमें आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है विच वाज द फर्स्ट फुल्ली इंडियन ओन्ड कमर्शियल बैंक। अब जो पहला जो बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा आउंड था तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट फुल्ली इंडियन आउंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसमें इंडियन कैपिटल थी, इंडियन मैनेजमेंट था और ऑपरेशन भी जो है इंडियन सी करते थे। तो ये जो बैंक था ये शुरुआत हुआ इसकी 1881 में। इसका जो हेडक्वार्टर था वो फैजाबाद में था, अयोध्या में। ठीक है, और इसकी जो यूनिक क्वालिटी थी वो थी इंडियन आउंड और इंडियन मैनेज्ड, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये सरवाइव कर पाया 1958 तक, उसके बाद में ये बंद हो गया। लेकिन जो इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर गया। तो 1881 से शुरू होके 1958 तक इसने काम किया। ठीक है, फर्स्ट फुल्ली इंडियन आउंड कमर्शियल बैंक अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन है विच बैंक वाज द फर्स्ट फुल्ली इंडियन आउंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, सो इट वाज अवध कमर्शियल बैंक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है व्हाई इज पंजाब नेशनल बैंक इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग हिस्ट्री। अब जो पंजाब नेशनल बैंक है ये लाहौर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक लाहौर, ये इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर हैं उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये पहला बैंक था जो शुरुआत से ही एंटायरली इंडियन आउंड और इंडियन स्टाफ था। ठीक है, और ये इसकी खास बात ये थी कि जो इसके प्रमोटर्स थे वो स्वदेशी और नेशनलिस्टिक जो मूवमेंट है भारत के, ठीक है, वो लीडर जो थे वो थे। इसका उद्देश्य था इंडियन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको प्रमोट करना और कॉलोनियल फाइनेंशियल कंट्रोल को चैलेंज करना। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लाहौर से। तो क्वेश्चन है विच बैंक वाज द फर्स्ट एंटायरली इंडियन आउंड एंड स्टाफ्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे ये पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत इसकी हुई थी लाहौर से। ठीक है, नेक्स्ट है विच अदर मेजर इंडियन बैंक्स इमर्ज इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो 20वीं सदी के जो शुरुआत में और कौन कौन से बैंक इंडिया में डेवलप हुए थे, तो जो अर्ली 20th सेंचुरी थी इसमें बहुत सारे इंडियन प्रमोटेड बैंक्स आए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया आया, केनरा बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा आया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। ठीक है, और इनका प्राइमरी जो गोल था वो था इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन ट्रेडर्स और इंडियन फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ये जो सारे बैंक है ये भारतीय आर्थिक जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें अपना रोल निभाने के लिए आए थे। ठीक है, और ये सारे के सारे आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसमें से बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पहले आएगा क्योंकि ये 19th सेंचुरी का बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 से शुरू हुआ था, उससे पहले ये इंपीरियल बैंक्स थे, और एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है व्हाई डिड मैनी अर्ली बैंक्स फेल बिफोर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है कि यूरोपियन तो शुरू में फेल हुए थे लेकिन जो अर्ली इंडियन बैंक्स थे वो भी फेल हुए थे भारत के अंदर। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में करीब 600 से ऊपर बैंक्स थे जिनको रजिस्टर किया गया था, लेकिन उनमें से बहुत कम जो है वो सरवाइव कर पाए। और उन सब का भी कॉमन एक ही रीजन था कि उनका कैपिटल बेस जो था वो वीक था, गवर्नेंस कमजोर थी, इकोनॉमिक शॉक्स लगे थे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के, डिपॉजिटर्स का पैनिक और लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि जो भारतीय जनता थी वो बैंकों पर भरोसा नहीं करती थी, उनको ज़्यादा भरोसा साहूकारों पर था। ठीक है, और तो इसकी वजह से लार्ज स्केल जो बैंक फेलियर्स है वो हुए थे इंडिया में। और ये जो सिचुएशन है ये बाद में धीरे धीरे रेगुलेशन जब बढ़ा और फाइनली जब भारत की आज़ादी के बाद में नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, उसके बाद में बदली, तब जाके फिर लोगों को जो है बैंकों पर भरोसा होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई डिड न्यूमरस बैंक्स फेल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आ जाएगा बी, वीक कैपिटल एंड गवर्नेंस। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे, व्हाट वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड व्हाई वाज इट क्रिएटेड। अब देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले प्रेसिडेंसी बैंक, उसके बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद में आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका जो है फ्लो है बनने का इनका हिस्टोरिकली। ठीक है,
तो ये क्या हुआ था कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको 1921 में जो है मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद में एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया का उस वक्त का लार्जेस्ट बैंक बना था। ठीक है। और आरबीआई के बनने से पहले ये क्वासी सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है उनको भी इम्पोर्ट परफॉर्म करता था। करेंसी जो है उसको करेंसी पब्लिश नहीं करता था, लेकिन बाकी की जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या कुछ और जो फंक्शंस थे सेंट्रल बैंक के वो ये काम करता था। ठीक है। करेंसी जो चेस्ट होते थे उनको भी मैनेज ये करता था, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मैनेज करता था। लेकिन 1935 में जो है आरबीआई जब आ गया तो आरबीआई के फंक्शन स्पेसिफिक हो गए। वो पेपर करेंसी को इशू करना, करेंसी चेस्ट को भी मैनेज करता था, गवर्नमेंट अकाउंट्स को भी मैनेज करता था, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको भी हैंडल करता था। तो आरबीआई के ये सारे फंक्शंस हो गए। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो धीरे धीरे जो है प्योर कमर्शियल जो बैंकिंग होती है उसमें आया। और बाद में जो है 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और 1955 के अंदर इसको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसका नाम दे दिया गया। ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब शुरू हुआ? 1921 में। इससे पहले ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स के रूप में काम करते थे। ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है। और इसके जो फंक्शंस थे वो सेंट्रल बैंक जैसे थे, लेकिन पूरी तरह से ये करेंसी इशू वगैरह के फंक्शंस नहीं करता था। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इन 2021? सो इट वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का वो है व्हाट वाज द ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर बाय 1920? अब 1920 के आसपास जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या थी भारत में, तो उसमें क्या है कि मॉडर्न बैंकिंग की जो फाउंडेशन है वो डल चुकी थी। एक इंपीरियल बैंक था। ठीक है। और बहुत सारे छोटे स्मॉल प्राइवेट बैंक्स थे। ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग की जो रीच है वो लार्जली उस वक्त तक भी अर्बन ही थी। रूरल इंडिया जो है उसको वहाँ तक बैंकिंग की रीच नहीं हुई थी। वो अभी भी मनी लेंडर्स और जो इंडिजिनस बैंकर्स है उन्हीं के ऊपर भरोसा करते थे। ये इम्बैलेंस जो है ये बाद में जो है आज़ादी के बाद में नेशनलाइजेशन जब हुआ उसके बाद में ये धीरे धीरे समाप्त हुआ था। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और लूँगा। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया बाय 1920? तो मेनली अर्बन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन में हमने 1920 तक जो है जो बैंकिंग की हिस्ट्री है उसके बारे में जो मेन बातें हैं वो समझ ली है। अगला मॉड्यूल जल्दी लेकर के आऊँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।